Hi everyone, welcome to Study with Pratibha and let's continue our series of acids, bases and salt. I hope ये last part I know सब लोगों के लिए बहुत exhausting हो रहा होगा, मुझे भी पढ़ाने में लग रहा है कब ख़त्म होगा ये, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि पता नहीं कब ये सॉल्ट्स की प्रिपरेशन ख़त्म होगी. तो आई विश आज ख़त्म हो जाए, आज के बाद मुझे ना बताना पड़े ये लेबोरेटरी प्रिपरेशंस जो है. कुछ एक्चुअली इसमें कुछ नया नहीं आज के पार्ट में आपको बताऊँ. हम लोगों ने जो मेथड्स पढ़े हैं ऑलरेडी सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के, उनको लैब में कैसे करते हैं परफॉर्म, उनमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए, बस थोड़ा सा उसका आइडिया लेना है. तो आप इसको बस सिंपली समझ सकते हो क्योंकि एक आध बार क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, तो हमें करना ज़रूरी है. ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी जो पहला ही दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, फेरिक क्लोराइड का लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो ये एग्जाम में आया हुआ है, समथिंग 2009 में शायद आया था. तो आ सकते हैं कुछ एक लेबोरेटरी प्रिपरेशंस, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ओवरव्यू पता होना चाहिए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो लेबोरेटरी फेरिक क्लोराइड जो है वो आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड में पढ़ चुके हैं. उसकी प्रिपरेशन सॉल्युबल सॉल्ट्स में पढ़ा था कि किस तरीके से आयरन और क्लोरीन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराते हैं एंड FeCl3 इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, आयरन क्लोराइड बन जाता है. लेकिन ये जो रिएक्शन है, अब इसको लैब में हम करवाएंगे तो क्या क्या कंडीशंस रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एडिशनली करनी होती है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो अब देखो डायग्राम में देखो समझ में आ जाएगा. क्लोरीन गैस कैसे ली है? क्लोरीन गैस जो हमने सबसे पहले पास किया है उसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसलिए पास करते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट. यस, ड्राइंग एजेंट्स क्या होते हैं? ड्राइंग एजेंट्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं हम जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते किसी भी कंपाउंड में से, किसी भी गैस में से. तो जैसे जब क्लोरीन गैस में अगर कुछ मॉइस्चर होगा ना, तो उसको हम जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास करेंगे तो ये उसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगी? ड्राई क्लोरीन गैस मिल जाएगी. ठीक है, रिएक्शन अच्छे से हो उसके लिए ज़रूरी है. तो ड्राई क्लोरीन गैस जो है वो हमने पास कराई फिर आगे इसमें. और यहाँ पर हमने रखा हुआ है आयरन वायर. एक्चुअली आयरन के पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं, एक्चुअली कलेक्ट कर लेते हैं, और हम उसे लगातार नीचे से हीट कर रहे हैं. इस रिएक्शन में हीट करना बहुत ज़रूरी है. तो जब इसमें से ये पास होती है तो उनका रिएक्शन होता है एंड FeCl3 इज़ फॉर्म्ड. लेकिन जो आयरन क्लोराइड बनता है वो वेपर्स के फॉर्म में बनता है. वो वेपर्स यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब्स के हेल्प से हम लोग नीचे लाके कंडेंस करा लेते हैं. ठीक है, और देयरफॉर फाइनली इस तरीके से आयरन क्लोराइड हमें मिल जाता है ब्राउन कलर का इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन स्केल्स. ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है प्रोसेस. बट अब एक दो चीज़ें, जैसे कि ये हम जो हीटिंग कर रहे हैं ना, ये हीटिंग सिर्फ कुछ टाइम तक करते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं. रीज़न क्या है यहाँ पे? द रीज़न इज़ दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है साथ में, और इस वजह से हमें सिर्फ स्टार्टिंग में हीट करने की ज़रूरत है, बाद में हम हीटिंग डिसकंटिन्यू कर देते हैं. तो ये से एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि वाई हीटिंग इज डिसकंटिन्यूड आफ्टर सम टाइम. तो बिकॉज सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इट सप्लाइज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट. देन इसके बाद अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे ये एक रखा हुआ है ऐसा कुछ. ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? दिस इज़ कैल्शियम क्लोराइड. फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड रखते हैं हम यहाँ पे. क्या पर्पस क्या है कैल्शियम क्लोराइड रखने का? होता क्या है कि ये जो आयरन क्लोराइड हम यहाँ पे बना रहे हैं, FeCl3 बना रहे हैं, इसकी टेंडेंसी ये है कि ये एटमॉस्फेयर में अगर खुला रखा हो तो इसको ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. तभी देखो हम इसे पूरा बंद एकदम एयर टाइट कंटेनर में कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एयर में से मॉइस्चर कलेक्ट कर लेता है. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि डेलिक्वेसेंट है. डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है दैट दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, और एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसमें डिसॉल्व हो जाता है एंड डिसॉल्व इन इट. ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. तो हम लोग ने जो लिया है FeCl3 जो बना है, तो ये ऐसा ना हो, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डिज़ोल्व ना हो, तो उसके लिए वजह से हमने क्या किया, हमने यूज़ किया है कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड इन इटसेल्फ दिस इज़ ऑल्सो डेलिक्वेसेंट इन नेचर. कैल्शियम क्लोराइड भी डेलिक्वेसेंट है. तो इससे क्या होता है कि ये पहले से ही रखा हुआ है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसमें जो भी
मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उस एयर में, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देयरफॉर हम लोगों को ड्राई फेरिक क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। डेलिक्वेसेंट कुछ सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके मैं और भी एग्जांपल दे रही हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि FeCl3 भी डेलिक्वेसेंट है, कैल्शियम क्लोराइड भी डेलिक्वेसेंट है, और भी इसकी एग्जांपल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी डेलिक्वेसेंट होते हैं। ठीक है, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इसके अलावा भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि डेलिक्वेसेंट बता दिया, तो डेलिक्वेसेंट के अलावा देर आर एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स होते हैं। देन देर आर हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स, थोड़ा सा बस एक एक लाइन में बता देती हूँ, इसके एग्जांपल्स आप खुद देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे मैंने बताया कि डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स होते हैं जो कि जिन्हें एटमॉस्फेयर में अगर एक्सपोज कर दिया जाए तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो उसमें डिज़ोल्व ही हो जाते हैं। दे डिज़ोल्व इन इट एंड दे फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑल्सो। इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिज़ोल्व होके दे फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये होते हैं डेलिक्वेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये अंतर हो गया डेलिक्वेसेंट में और हाइग्रोस्कोपिक में। दोनों ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, बट डेलिक्वेसेंट सॉल्यूशन बना लेते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं उसमें, और हाइग्रोस्कोपिक ये उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं। एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स वो होते हैं, इनका अपोजिट है। एफ्लोरेसेंट्स आर दो सॉल्ट्स विच व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। माइनस हो जाता है इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या मतलब है इसका? कि जैसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे उसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा, किसी में .5H2O, किसी में .7H2O ऐसे लिखा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, इनफैक्ट आज हम लोग उन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। तो वो जो डॉट करके जो लिखा होता है ना H2, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये वो उन कंपाउंड्स में, मतलब एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर आप उसे खुला रख दें तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देंगे। ठीक है, यानी ड्राई हो जाते हैं। तो एक आध क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाता है कि एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स अपना वेट गेन करते हैं, लूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स ये लूज़ करेंगे। और डेलिक्वेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ये वेट गेन कर लेते हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इतना सफिशिएंट है इसके बारे में जानना। तो आप ये सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग फेरिक क्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अगले प्रिपरेशन पे, और वो है ब्लू विट्रियॉल। यस, ब्लू विट्रियॉल जो है ये है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको हम CuSO4.5H2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ भाई, तो क्या है ये दिख रहा है आपको, ये है ब्लू विट्रियॉल, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये। अब देख रहे हो ना किस तरीके से ब्लू कलर के एकदम नीडल लाइक क्रिस्टल्स के दिख रहे हैं इसके, ऐसे ही बड़ा ब्यूटीफुल होता है ये देखने में। तो ये क्रिस्टल ऐसे दिखाया है। ठीक है, जब भी बहुत सारे रखे होते हैं तो बड़ा सुंदर सा लगता है, एकदम ब्लू कलर का, एकदम ग्लास लगता है, एकदम बहुत ट्रांसपेरेंट शाइनी। तो ये जो है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसकी प्रिपरेशन आपको देखनी है। बहुत ही ईजी, एक्चुअली दिस इज़ वेरी ईजी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉपर सल्फेट बनाना, और कॉपर सल्फेट में जब आप वाटर ऐड करोगे तो उसमें अपने आप ही 5H2 लग जाएगा। तो ये कैसे बना सकते हैं हम कॉपर सल्फेट? इतने सारे मेथड्स पड़े ना, कोई भी यूज़ कर सकते हो कॉपर सल्फेट बनाने का। बट ये ध्यान रखना है कि अब जैसे कि आप ये कहने लगो कि हम वो वाला मेथड यूज़ कर लेंगे कि सॉल्ट प्लस एसिड, सॉरी मेटल प्लस एसिड, कि मेटल में एसिड ऐड करते तो सॉल्ट। तो होता क्या है इसमें, जैसे कि आपने अगर कॉपर का रिएक्शन एसिड से कराया, जैसे आप H2SO4 से कराते हो, तो इस रिएक्शन में क्या होगा
कि ये अब हो ही नहीं पाएगा। रीज़न इज़ कॉपर एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो पूरा है जिसमें पोटेशियम सोडियम कैल्शियम आते हैं, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर। सो कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकता। इसमें ये बात ध्यान रखना कि कॉपर वाले केस में हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, मेटल प्लस एसिड वाला कोई और मेथड यूज़ कर लो, जैसे कि वी कैन यूज़ कि बेस प्लस एसिड, तो उसमें जैसे कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं या कॉपर हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, सॉल्ट मतलब बेस के फॉर्म में मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसका रिएक्शन जब आप H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो उसमें क्या होगा, सॉल्ट बनेगा CuSO4 एंड सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, अब इसमें जो कॉपर सल्फेट बन गया है, ये कॉपर सल्फेट जो है एक मॉलिक्यूल इसका अपने साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेता है और यही बन जाता है फिर CuSO4 डॉट 5H2O, यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसे हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स अपीयरेंस, क्योंकि ये ब्लू कलर का है। ठीक है, और ड्राई कॉपर सल्फेट जो है दिस इज़ वाइट इन कलर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाइट से ब्लू हो जाता है। अच्छा, आप मुझे इसमें एक बताना बात कि इसमें हमने नाम ब्लू विट्रियोल बोला है ना, मैंने अभी तक नहीं बताया, ये आपको करना है काम। आप मुझे सर्च करके बताओ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल क्या होता है, ये आपका आज का काम है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि कॉपर सल्फेट बनाने का कोई भी मेथड हो सकता है। हम कार्बोनेट प्लस एसिड भी कर सकते थे कि सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो सॉल्ट मेन बात है, हमें तो सॉल्ट ऑब्टेन करना है, फिर उसमें बस वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाता है, मतलब वाटर ऐड करते हैं तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्लू विट्रियोल की प्रिपरेशन। ठीक है, ऐसे हम लोग और भी कुछ विट्रियोल्स देखने वाले हैं। अब तो ये बहुत ईजी है, जैसे कि नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ वाइट विट्रियोल। वाइट विट्रियोल क्या होता है, वाइट विट्रियोल इज एक्चुअली जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसमें होता है 7H2O, 7 वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है, तो इसीलिए इसका नाम हमने वाइट विट्रियोल रखा है। बनाने के तरीके बहुत देरा, मतलब आप समझ लो 10 तरीके हैं बनाने के जिंक सल्फेट। आप मेटल प्लस एसिड कर लो, चाहे कि भाई जिंक में ऐसा करो, जिंक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस जो है वो अफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हुए निकल जाएगी, बन गया जिंक सल्फेट। अब इसको क्या करो, अब अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर दो तो इसमें जो सोल्यूशन जो इसका होगा, उस सोल्यूशन में से जब आप क्रिस्टल्स ऑब्टेन करोगे तो उसमें जिंक सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होके इट विल फॉर्म ZnSO4 डॉट 7H2। ठीक है, ये हो गया वाइट विट्रियोल। तो आप समझ जाओ कि आप अभी देखो, जैसे मैंने पीछे बेस प्लस एसिड किया था, यहाँ पे मेटल प्लस एसिड कर लिया, तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको सॉल्ट बनाना है, बस ये आपका काम है। उसके बाद उसमें जितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड होने होते हैं वो आप ऐड करके करस्पॉन्डिंग विट्रियोल बना सकते हो। ग्रीन विट्रियोल इज एक्चुअली हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट, दिस इज ऑल्सो 7H2। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, बहुत सारे तरीके, हम कोई भी, आप यहाँ पर जैसे ये जो जिंक में लिया था वो भी ले सकते हो, कोई और लेना चाहो वो ले लो, कैसे भी कर लो। जैसे कि मैं चलो सल्फाइड प्लस एसिड कर लूँ, कुछ भी, मैं ये दिखा रही हूँ कि हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने आयरन सल्फाइड ले लिया और उसका रिएक्शन कराया H2SO4 से, तो क्या था, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में पढ़ा है हमने ये। तो सल्फाइड प्लस एसिड कराओगे तो क्या बनेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, और प्लस इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, बस बन गया हमारा FeSO4। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि भाई सपोज फेरस हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लेते, FeOH होल ट्वाइस H2SO4 FeSO4 प्लस H2O, ये बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो आपको कितने भी मेथड्स देखिए, मेन आपका पर्पस है कि बस फेरस सल्फेट बन जाए, बस फिर उसके बाद उसमें वाटर में जब आप डिज़ोल्व करोगे वो अपने साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेता है एंड इट फॉर्म्स
FeSO4.7H2O जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से हमें एक ग्रीन कलर का विट्रियोल ऑब्टेन होता है, जैसे हम कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, तो ये भी इनकी भी अपीयरेंस वैसी होती है, क्रिस्टल एकदम नीडल शेप में होता है इनका अपीयरेंस। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। देन अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड आई थिंक दिस द लास्ट प्रिपरेशन, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मैंने उठाया, मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट का मतलब जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, बाकी सब कुछ कवर हो चुका है। इंपॉर्टेंट डज नॉट मीन मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ी है। तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन में बहुत आसान है। आप देखो, हमने ये लिया हुआ है, हमने सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। क्या करते हैं हम कि सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करके इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, तो ये हमने सॉल्यूशन यहाँ पर रख लिया और उस सॉल्यूशन को आइस में रखकर इसको हम अच्छे से ठंडा कर देते हैं, एकदम कूल कर देते हैं, और फिर इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से पास करते हैं। तो जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाएगी, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस पास करते हैं, तब इसमें फॉर्म हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारा, आराम से उसके हमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। बस उसे फिल्टर कर लो, साफ़ कर लो, निकाल लो। सब में यही चलता है, जितने भी ऐसे पहले भी विट्रियोल्स बताए थे, तो उनमें क्या है कि भाई आपका सॉल्ट बन गया है, आप उसको सोल्यूशन में से निकालना है तो फिल्टर करके निकालो, इम्प्योरिटीज़ वगैरह निकल जाएंगी। उसके बाद अपना वो क्रिस्टल्स आपको सुखा लो, आपको ड्राई मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें सब में अप्लाई होती हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो ये हम लोग का लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो गया। ये मैं बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट अलग से इसलिए बिकॉज ये मेथड आप इस पूरे चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा है। इससे पहले आज जितनी भी इक्वेशंस बताई थी सब आप पढ़ चुके हो, बट ये मेथड इसमें न्यू था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, याद कर लेना इसको। तो फाइनली अब एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि बहुत टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि कंप्यूटर का शुरू करने के लिए। तो येस, खुश हो जाओ क्योंकि मैं कंप्यूटर का शुरू कर रही हूँ। इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ 9th and 10th क्लास स्टूडेंट्स, 10th जिन्होंने शुरू कर रहे हैं जो लोग। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी कंप्यूटर में, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से मतलब। और मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच रहेगा दैट विल बी प्रोग्रामिंग बेस्ड मेरा अप्रोच रहेगा, ध्यान रखना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल से ही स्टार्ट करेंगे। गेट रेडी फॉर दैट, उसके लिए तैयार रहना एकदम से। ठीक है, और जिन बच्चों ने जैसे 10th में, आप लोग जो बच्चे भी है 10th में आए हैं, भाई 9th में उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, बट स्टिल वो कुछ नहीं करना घर पे, क्योंकि आपने बहुत टाइम हो गया ना, आपने छोड़ा हुआ, आपको कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ वीडियोस देख लेना, वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगी वो कर लेना, एकदम से लिख लेना प्रोग्राम, और उसके बाद बस चेक कर लेना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना टाइम तो देना ही। ठीक है, तो आई होप कल से हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर। एंड बाय, लव यू।